विद्या गुरु तेरा नाम रोशन करे, हर एक कदम हमें आगे बढ़ा दे। ये 12th का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम क्या है हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बेटा डीसी सप्लाई के बारे में। एसी सप्लाई का एक नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। तो जो हमारा एवरेज करंट होगा हम इस तरीके से निकालेंगे। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद। तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं चैप्टर पढ़ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 12th का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम क्या है हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टर्म क्या आता है। तो अगर हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टर्म देखें तो हमारा यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है? करंट। तो जैसे करंट के बारे में आइडिया, नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आइडिया आता है कि करंट क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे लिखा इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आधे बच्चों के दिमाग में आता है कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब बेटा, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कट करते हैं और उस सामने से हमारा उसका फ्रंट व्यू हमें क्या दिखाई देता है। जैसे ये रहा हमारा मार्कर, इस मार्कर का अगर हम क्लियरली फ्रंट व्यू देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल। क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल। तो हमें समझ जाना उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सदा क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम सामने से देखें तो हमें क्या दिखाई देता है। ठीक, तो करंट की डेफिनेशन हमें पता चल गई। अब करंट को हमने रियल लाइफ में फील कहाँ पे किया है? हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं सब किससे चलते हैं? हमारे करंट से। किससे चलते हैं? करंट से। अब करंट में जनरली दो टाइप्स के सप्लाई होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के हमारे सप्लाई होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के सप्लाई होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? बोलो जल्दी। तो सर एक होता है डीसी सप्लाई। क्या होता है हमारा? डीसी सप्लाई। और एक हमारा क्या होता है? हमारा एसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई को बेटा हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। और एसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और जो हमारे घर में जो जनरली सप्लाई आती है वो हमारी कहाँ आती है? एसी सप्लाई आती है। कौन सी सप्लाई आती है हमारे घरों में? एसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई हमारी कहाँ पाई जाती है जनरली? तो डीसी सप्लाई बेटा पाई जाती है बैटरी में। कहाँ पे पाई जाती है? हमारी बैटरी में ये सप्लाई पाई जाती है। सदनारा। ठीक, तो हमारा दो सप्लाई आती है। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बेटा डीसी सप्लाई के बारे में। एसी सप्लाई का एक नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? डीसी सप्लाई की। किसकी बात करेंगे? डीसी सप्लाई की। तो ध्यान से देखते हैं। सर हमें पता चल गया कि करंट कैसी क्वांटिटी है। अब बात करते हैं करंट कैसी क्वांटिटी है। तो याद रखना बेटा, करंट जो होती है इट इज टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है हमारी? टेंसर क्वांटिटी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमने स्केलर सुना है, वेक्टर सुना है, नई क्वांटिटी टेंसर कहाँ से आ गई? तो बेटा टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन तो होता है बट ये वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करता है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, जैसे वेक्टर में भी होता है, बट वेक्टर में क्या होता है? ये वेक्टर लॉ का फॉलो करता है। बट टेंसर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत होती है बट ये वेक्टर लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे इसका जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही, यहाँ से 3 एम्पियर की करंट आ रही, और यहाँ से एक ब्रांच और है। इसको बेटा बोलते हैं हम जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। मान लो 2 एम्पियर करंट आई, 3 एम्पियर करंट आई, मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे कितनी करंट गई है, तो तुम क्या बोलोगे? 5 एम्पियर की करंट सर गई है, क्योंकि आई करंट कितनी है? 2 + 3, गई कितनी है? 5। तो बताओ इस एरो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट क्या गई है? आउट गोइंग गई है, बाहर गई है। तो यहाँ पे मैं ऐसा एरो बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। इसका मतलब करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। तो सर करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो बेटा ये टेंसर क्वांटिटी है, बट हम इसे स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। मान लो ऑप्शंस में अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया तो हम किसको चूज करेंगे? स्केलर क्वांटिटी को। समझ में आ रहा है? ठीक, तो समझ में आ गया बेटा। इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है?
एम्पियर, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होता है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो भी बेटा ए ही होता है। तो सब मैं तो हमने करंट के बारे में इतनी बेसिक चीजें देखी। अब ध्यान से देखते बात करते हैं कि करंट बहता किस में। तो याद रखो बेटा, करंट बहता है कंडक्टर में। किसमें बहता है, कंडक्टर में। अब कंडक्टर क्या होता है, जिसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री देन दैट इज कंसिडर एज कंडक्टर। हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब कंडक्टर में मान लो हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। मान लेते हो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, समझ में आ रहा है। और इस कंडक्टर को मैंने बेटा किससे जोड़ दिया, एक बैटरी। बैटरी से, बैटरी का पोटेंशियल लेट से जो कितना है हमारा V। अब बेटा ये बैटरी का ये जो टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइयर पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर ये हाइयर पोटेंशियल है तो ये भी क्या आएगा हमारा हाइयर पोटेंशियल, ये वाली प्लेट। और ये भी क्या आएगी हमारी लोअर पोटेंशियल। अब मैं तुमसे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। लगेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो फोर्स कैसा लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा लगता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बट यूजिंग साइन कन्वेंशन, जो करंट होता है ना बेटा, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो करंट कैसे चलेगा हमारा, ऐसे चाहिए। तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, करंट का मूवमेंट है, दोनों क्या है बेटा, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। यूजिंग साइन कन्वेंशन। सब में आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एवरेज करंट क्या है। बात करते हैं बेटा एवरेज करंट की। किसकी, एवरेज करंट की। तो एवरेज करंट को जो डिफाइन किया गया था, मैंने क्या बोला करंट की डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर हम एवरेज करंट का फॉर्मूला देखें तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, तो एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा क्यू, इसको बोलते हैं बेटा चेंज इन चार्ज। और व्हाट इज डेल्टा टी, टाइम टेकन बाय चार्ज। तो टाइम टेकन बाय चार्ज। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और ये डेल्टा क्यू हम कैसे निकालने वाले हैं, तो डेल्टा क्यू निकालने वाले हैं बेटा Q2 माइनस Q1। और ये डेल्टा टी को हम कैसे निकाल रहे हैं, T2 माइनस T1। सब मारा। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर एवरेज करंट हम निकाले कैसे। तो याद रखना एवरेज करंट हमें तब लगाना है जब क्वेश्चन में टाइम ऑफ इंटरवल दिया हो। क्या दिया हो, टाइम ऑफ इंटरवल। हमें एवरेज करंट का फॉर्मूला तभी लगाना है जब हमें क्या दिया हो, टाइम ऑफ इंटरवल। जैसे जैसे मैं बोल दूं फाइंड करंट इन 2 सेकेंड। हमने यहाँ पे क्या बोला, करंट इन 2 सेकेंड। मैंने यहाँ पे एक इंटरवल दिया है 2 सेकेंड का, मतलब 0 to 2 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। तो जब भी क्वेश्चन में बेटा टाइम ऑफ इंटरवल की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे, एवरेज करंट की। किसकी, एवरेज करंट की। और जिसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और वो डेल्टा क्यू को कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। समझ में आ रहा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल तुम्हें करवाता हूँ। जैसे मान लो बेटा मुझे एक क्वेश्चन में चार्ज दिया है, चार्ज दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया है। मुझे क्या निकालना है, फाइंड करंट इन 2 सेकेंड। मेरे को करंट कितने सेकंड में निकालना है बेटा, 2 सेकेंड में। तो मैं क्या करूंगा, सर मुझे पता है आई एवरेज निकालना है। तो मुझे पता है आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को कैसे लिखूंगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। बट हमें Q2 भी नहीं पता और Q1 भी नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे Q2 और Q1 को। तो ध्यान से देखो बेटा, Q2 अगर मुझे निकालना है
तो मुझे पता है कि अगर 2 सेकेंड फाइनल है तो इनिशियल कितना होगा 0 सेकेंड, कितना होगा 0, तो T1 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे 0 सेकेंड पे चार्ज निकालना है तो बेटा 0 पुट करूंगा, तो 0 इंटू दिस, आंसर कितना आएगा Q1, बोलो Q1 आएगा बेटा 3 इंटू 0 प्लस 2, Q1 कितना आ गया हमारा 2 कूलम्ब आ गया कि नहीं आ गया। एज इट इज T2 टाइम पे, T2 टाइम पे हमारा टाइम कितना है 2 सेकेंड है, तो Q2 कितना आएगा बोलो। यहाँ से देख सकता हूँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, आंसर कितना आएगा Q2 हमारा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 14 कूलम। तो आई एवरेज का करंट फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, तो बेटा लिखेंगे Q2 माइनस Q1, Q2 कितना है हमारा 14, ये कितना है हमारा 2 डिवाइड बाय बेटा T2 कितना है 2 0, आएगा कितना हमारा 12 डिवाइड बाई 2, कट करूंगा तो एवरेज करंट का जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया बोलो 6 एम्पियर। तो जो हमारा एवरेज करंट होगा हम इस तरीके से निकालेंगे। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये हमेशा किसी टाइम ऑफ इंटरवल की बात कर रहा होगा, समझ में आ रहा है ठीक। अब बेटा हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट की, किसकी इंस्टेंटेनियस करंट। अब हमारे दिमाग में आएगा इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। जब भी किसी हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे होंगे तो हम बेटा वहां पे क्या फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे मैं बोलूँ कि फाइंड द करंट एट 3 सेकेंड, तो हम इस समय एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें जिसकी हमने 3 सेकेंड की बात की, समझ में आ रहा है। तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे तो हम उस समय क्या फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट के लिए बेटा जो टाइम होता है ना, टाइम वो बहुत कम होता है, तो बहुत कम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेंडिंग टू जीरो। अगर बेटा डेल्टा टेंडिंग टू जीरो होगा इसका मतलब डेल्टा क्यू टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि अगर टाइम छोटा होगा तो उस समय जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो भी कम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू टेंडिंग टू जीरो। तो बेटा आई एवरेज का हमने फॉर्मूला क्या देखा था बोलो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर बेटा यहाँ पे मैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिख दूंगा तो मेरा यही किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो, तो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करूंगा, जैसे मैं बोलूँ फाइंड द करंट एट 3 सेकेंड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं एट 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड की बात किया हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इंस्टेंटेनियस। जैसे एक मैंने चार्ज दे दिया बेटा 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4, मैंने एक चार्ज दे दिया। मैंने तुम्हें क्या बोला फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मैंने कितने सेकेंड पे पूछ लिया 3 सेकेंड पे पूछ लिया। तो बेटा q जो होगा वो कैसे निकालेंगे, सॉरी i कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है सर डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू बताओ, तो बेटा क्यू की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ। तो हम देखें यहाँ से क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है बोलो, तो 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4 लिख सकता हूँ। अब बेटा मुझे पता है जब भी dt नीचे होता है तो हमें क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। तो जल्दी बोलो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो। तो टी स्क्वायर का बेटा होगा 2t, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या आएगा 6t प्लस यहाँ पे बेटा आएगा 5, टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, कांस्टेंट का कितना 0, तो आंसर कितना आएगा बेटा 6t प्लस 5। ये हमारा इंस्टेंटेनियस आ गया करंट आ गया हमारा। बट हमें टी कितने सेकंड पे चाहिए 3 सेकंड पे चाहिए, वैल्यू पुट कर लो। तो आई इंस्टेंटेनियस कितना आएगा बोलो, तो बेटा 6 इंटू 3 प्लस 5, आंसर कितना आएगा 18 प्लस 5, आंसर कितना आएगा बोलो 23 एम्पियर। समझ में आया। तो बेटा जब इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा है। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड आउट चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर, ये हमारा हो गया। कभी कभी बेटा हमें ये भी पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, फाइंड चार्ज पासिंग थ्रू बोलो कंडक्टर। बेटा कभी हमें ये भी पूछा जाता है कि किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज पास होगा वो फाइंड आउट करो। तो देखो निकालना कैसे बेटा,
तो हमें पता है I इज इक्वल टू, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या फॉर्मूला है, डी क्यू बाई डी टी। अगर बेटा मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, डी क्यू बाई डी टी। इस डी टी को इधर भेज दूंगा तो क्या आएगा हमारा आई डी टी। अब डी हटाना है दोनों साइड से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कर दिया, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन मैंने बोल दिया, मान लो क्यू है, क्या है क्यू, तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा आई डी टी। तो जब भी हमें किसी भी कंडक्टर से ऐसा पूछा जाए कि फाइंड आउट चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, Q इज इक्वल टू आई डी टी। समझ इस Q को क्या बोलेंगे, चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा, रिवॉल्विंग करंट की। अब रिवॉल्विंग करंट करने से पहले फॉर एग्जांपल मैं उस पर एक सम करा देता हूँ। जैसे मान लो बेटा एक करंट दिया है, इस करंट की वैल्यू हमारी क्या है 2t + 5 दिया है। मैंने क्या बोला, फाइंड करंट, सॉरी फाइंड नॉट ए करंट, फाइंड चार्ज इन 4 सेकेंड। बेटा मैंने कितने सेकंड में पूछ लिया, 4 सेकेंड में पूछ लिया कि बताओ चार्ज कितना फ्लो होगा। तो मैंने अभी बताया फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू बोलो आई डी टी। इस आई की वैल्यू बोलो, तो आई की वैल्यू बेटा दिख रहा है 2t + 5, यहाँ पे क्या आएगा हमारा डी टी आएगा। बेटा अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो सबका अलग अलग करेंगे, 2t + 5 डी टी। अब हमें जब इंटीग्रेशन करना है सबका तो करेंगे फटाफट, तो बोलो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करते हैं, इस पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो 1 की पावर 1 + 1 कितना होगा 2, तो आंसर क्या आएगा 2t² / 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा t। समझ में आ रहा है, 2 से 2 कटेगा बेटा 1 आएगा, और हमें लिमिट भी पुट करनी है। तो लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक डालनी है, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड। जब बेटा हम 4 सेकेंड पुट करेंगे तो बोलो 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 16, क्योंकि जब मैं इस 4 को पुट करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा 4² + 5 × 4, आंसर कितना आएगा 16 प्लस यहाँ पे 5 × 4 कितना होगा 20, तो आंसर कितना आएगा बेटा 36 कूलम। तो 4 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा हमारा 36 कूलम। समझ में आया, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा, मान लो अभी तक हमने एवरेज करंट देखा, हमने करंट की डेफिनेशन देखा, इंस्टेंटेनियस करंट देखा, और हमने क्या देखा, किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितना फ्लो होता है हमने वो देखा। मान लो कि उसमें हमें क्या पूछा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहा है तो करंट कितना होगा। तो मानते हैं बेटा ये रहा, मान लेता हूँ इसका ये रहा हमारा सेंटर, इसकी सर्कुलर रेडियस की रेडियस कितनी है हमारी r, और यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है, ये चार्ज हमारा v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी से हमारा क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। तो बेटा इस अगर मैं करंट का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू बोलो ΔQ/ΔT। व्हाट इज यहाँ पे चार्ज कितना है बोलो, तो हम चार्ज क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ Q है, कितना है Q। समझ में आ रहा है। और मान लिया यहाँ से बेटा जो टाइम लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में, जो टाइम लग रहा है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड। तो मैं क्या लिखूंगा Q/T, क्या लिखूंगा Q/T। अब हमें ना T निकालना है कैसे भी करके, अगर हमारा T पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बेटा T कैसे निकालेंगे, अब हम ध्यान से देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मान लो एक सर्कल कंप्लीट करता है, 4 होल साइकिल। पूरे साइकिल के लिए बात करें तो हमें पता है वेलोसिटी होगा क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैं एक सर्कल कंप्लीट करूंगा तो बेटा मैं डिस्टेंस कितना चलूंगा 2πr, और टाइम कितना लगा हमारा t, तो t बराबर क्या आएगा बोलो 2πr/v, ये हमारा टाइम आ जाएगा। इस टाइम की वैल्यू बेटा अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो हमारा जो करंट का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बोलो Q/ क्या आ गया हमारा 2πr/v, तो आंसर क्या आएगा बोलो QV/2πr। यही हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है I = QV/2πr।
बात किसकी करते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, 4 इलेक्ट्रॉन, मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस क्या होता है, माइनस ही होता है, बट हम यहाँ पे ई ले रहे हैं, ई होता है, तो बोलो फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो, तो आई बराबर क्या आएगा हमारा, ई वी बाई 2 पाई आर। समझ में आया। तो जब भी कोई चार्ज रिवॉल्व करेगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I इज इक्वल टू ई वी बाई 2 पाई आर। बेटा कभी कभी हमें वेलोसिटी आर ना देके हमें फ्रीक्वेंसी दिया होता है, क्या दिया होता है, फ्रीक्वेंसी, तो हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखो हम यहाँ से देख सकते हैं आई का फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी, तो आई इज इक्वल टू बेटा क्यू बाई टी होता है। अब हमें पता होना होगा, 11th में पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो बेटा यहाँ पे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ, तो बेटा क्यू एफ, एक नया फॉर्मूला मिल जाता है ये। बट ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब क्वेश्चन में हमें बेटा सब फ्रीक्वेंसी दिया होगा, क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी गिवन होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा एक करंट के बारे में यहाँ तक था। अब हम किसकी बात करेंगे, करंट डेंसिटी की, किसकी, करंट डेंसिटी की। चलो, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो बेटा जो करंट डेंसिटी होता है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ध्यान से देखो, इट इज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। बेटा करंट डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, कि करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, करंट डेंसिटी। तो अगर बेटा मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू डी आई बाई, सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, करंट डेंसिटी को, तो करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं जे से, किससे लिखते हैं, जे से, तो जे को क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी आई बाई डी ए, डी आई बाई डी ए। अब ध्यान से देखो ये तो फॉर्मूला है, बट इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो बेटा देखना है, आई इज इक्वल टू हमारा, इसको डिफाइन करते हैं बेटा जे डॉट ए से, जे डॉट ए से। व्हाट इज ए, ए को बोलते हैं बेटा एरिया वेक्टर, क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, या तो बेटा इसको कोई बोलता है परपेंडिकुलर एरिया। समझ में आ रहा है, चाहे बेटा तुम परपेंडिकुलर बोलो चाहे एरिया बोलो। और व्हाट इज जे, बेटा जे क्या होती है हमारी, करंट डेंसिटी, और ये आई क्या होता है हमारा, करंट होता है। अब हमें पता है बेटा अगर मैं डॉट हटाऊंगा तो आई का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, बोलो, जे ए कॉस थीटा आएगा। तो ये जो जे का फॉर्मूला आएगा, इस जे का फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, आई बाई ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। बेटा इस ए कॉस थीटा को अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो इस एरिया का अगर मैं एक कंपोनेंट यहाँ पे लेता हूँ तो हमारा क्या आएगा, बोलो, ए कॉस थीटा आएगा भाई, आएगा ना। अगर मैं इसका एक कंपोनेंट लूंगा तो इधर क्या आएगा हमारा, ए कॉस थीटा, और इसके एज इट इज परपेंडिकुलर हमारा क्या जाएगा, बोलो, इस एरिया का एक कंपोनेंट इधर आएगा ए कॉस थीटा, तो एज इट इज परपेंडिकुलर भी जाएगा हमारा ए साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूँ, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए ये वाला एरिया क्या है, इस एरिया के लिए ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर एरिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, तो जे इज इक्वल टू बेटा मैं आई बाई ए परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, या तो इस ए परपेंडिकुलर को बेटा हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो जो जे का फॉर्मूला होगा वो हमेशा आई बाई ए होगा, क्या होगा, आई बाई ए। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो बेटा एक मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ मान लो एल है, इसकी रेडियस बेटा कितनी है हमारी, आर, कितनी है, आर। इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो बेटा जो जे निकालना होगा जे, तो इसको जे को कैसे निकालेंगे, आई बाई, बोलो जल्दी, आई बाई ए, आई बाई ए। तो अगर मैं देखूं करंट ऐसे बह रहा है तो इसका एरिया ये आएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। तो ध्यान से देखो हम एरिया भी कौन सा लेंगे, बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या आएगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक। दूसरी चीज बेटा जो करंट डेंसिटी होती है कैसी क्वांटिटी होती है, तो याद रखना हमेशा करंट डेंसिटी जो होती है ये हमारे साथ कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी खुद की डायरेक्शन भी कुछ होगी,
तो इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, अलोंग द करंट, हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही होता है। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में। समझ में आया? ठीक बेटा, अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा सबसे पहले आता है मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रियल में क्या होता है, मान लेते हैं हम एक कंडक्टर बना रहे हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा कंडक्टर है बेटा। ये कंडक्टर में क्या है, मैंने अभी बोला कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कोई किसी भी डायरेक्शन में से रैंडम मोशन कर रहा होता है। अब ये रैंडम मोशन करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे भी, कोलिजन भी करेंगे। तो बेटा जब ये एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो एक कोलिजन करने से पहले जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ। देखो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बिफोर द कोलिजन। कोलिजन करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ बोलते हैं। अब इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, तो सबको पता होना चाहिए, इसको इंडिकेट करने का तरीका होता है बेटा लैम्बडा। क्या होता है, लैम्बडा। समझना है? तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को टकराने से पहले जो उनके में टाइम लगता है उनको क्या बोलते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ। उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, लैम्बडा से। अब बात करते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम की मैंने डेफिनेशन बताई। क्या होता है, देखो द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फॉर द कोलिजन। समझना आता है, इलेक्ट्रॉन्स जो टकराते हैं तो इनका जो एवरेज टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन्स को इससे टकराने में टाइम टाउ 1 लग रहा है, दूसरे वाले को टाउ 2 लग रहा है, तीसरे वाले को टाउ 3 लग रहा है, टाउ 4 लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इसका जो फॉर्मूला होता है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइड बाय n। इसका जो एवरेज टाइम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो टाउ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को टकराने में कितना टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बेटा यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। कोई भी चीज क्या कर रही होगी, खिसकना। समझ में आ रहा है? ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, खिसकना। तो रियल में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर चलते नहीं है, खिसकते। कैसे खिसकते हैं, कैसे खिसकते हैं, चलो समझते हैं। ध्यान से देखो, मान लेते हैं बैटरी, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ऐसे इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे, कोई कहीं पे भी ऐसे रैंडम मोशन कर रहा हो, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करता है, इससे टकराता है, तो ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, इसको। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा, इससे। ये किससे टकराएगा, नेक्स्ट से। ये किससे टकराएगा, नेक्स्ट से। तो इस तरीके से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मूवमेंट करते हैं रियल में। तो समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स टकरा टकरा के, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स कभी भी चलता नहीं, ये ड्रिफ्ट होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट। इसलिए नाम भी क्या है बेटा इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आ रहा है? अब बात करते हैं बेटा, जब ये टकरा रहा था तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मोशन, इलेक्ट्रॉन जो मोशन करेंगे उसको हम क्या, कौन से पाथ को फॉलो करते हैं बेटा, तो याद रखो जिगजैग पाथ को। कौन से पाथ को, जिगजैग पाथ। इलेक्ट्रॉन किस पाथ को फॉलो करते हैं, जिगजैग। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, इसकी, तो इलेक्ट्रॉन की कैसे मोशन कर रहा होगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम मोशन करते हैं और जहां से वो उनका ओरिजिनल पोजीशन होता है फिर से वहीं पे आ जाते हैं। तो अगर बेटा मैं अब सिचुएशन की बात करूं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बिफोर बैटरी कनेक्शन। बिफोर बैटरी कनेक्शन। अगर मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग पाथ पे फॉलो करते हैं। अगर मैं तुमसे अब पूछूं बेटा इसका डिस्टेंस बताओ,
तो तुम क्या बोलोगे, सर डिस्टेंस तो मैं नहीं बता सकता बट मुझे ये पता है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, बोल सकता हूँ। अगर बेटा डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो बोलो स्पीड जीरो होगा क्या, सर स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगा, स्पीड भी जीरो नहीं होगा। अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो जहां से चला है वहीं पे पहुंच गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो होगा सर, कितना होगा जीरो। तो वेलोसिटी भी कितना होगा जीरो। ये कब की बात थी बेटा, बिफोर बैटरी कनेक्शन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो क्या लिखा है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज बेटा, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। याद करो मैंने बोला था कि जब हम बैटरी से कनेक्ट किया था, याद करो, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना लग रहा था, लेफ्ट डायरेक्शन में, कितना लग रहा था, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा था। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे थे, तो करंट किस डायरेक्शन में बह रहा था, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जिस वेलोसिटी से मोशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, देखो यहाँ पे वही लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, समझ में आता है, ठीक। तो बेटा ये बिफोर बैटरी कनेक्शन था, बैटरी कनेक्शन करने से पहले ये कहानी थी, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, किसकी, आफ्टर बैटरी कनेक्शन। मान लो बेटा बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, तो आफ्टर बैटरी कनेक्शन, हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, हमने किसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी को। तो मान लो बेटा ये रहा हमारा कंडक्टर, इस बार हमने यहाँ पे बैटरी एक कनेक्ट कर दी, कर दी हमने बैटरी कनेक्ट। बेटा बैटरी कनेक्ट कर दी, मैंने अभी पहले बताया था, इसको हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल, तो ये भी किसकी तरह ब्लेड करेगा, हायर पोटेंशियल, ये भी किसकी तरह लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा हमारा, ऐसा होगा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स कितना लगेगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है चार्ज पे, क्यूवी, कितना लगता है, क्यूवी। तो इलेक्ट्रॉन्स पे इतना फोर्स लगेगा, तो बोलो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करेंगे क्या, नहीं। रेंडमली होंगे क्या, नहीं। वो क्या करेंगे बेटा, अपने को एक डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अलाइन, ऐसे करेंगे, करेंगे, करेंगे। अब जो बेटा उनका जो पहले का जिग जैग पाथ था वो अब कैसा बनेगा, तो हम अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहला जो जिग जैग पाथ था वो कैसा था हमारा, कैसा था, ऐसा था कि नहीं था, ऐसा था हमारा जिग जैग पाथ। तो अगर मैं बात करूं बेटा, पहले हमारा जिग जैग पाथ क्या था बिफोर बैटरी कनेक्शन, ऐसे था, ऐसे था, और फिर ऐसे आया था कि नहीं, ये पहले की कहानी, बिफोर बैटरी कनेक्शन ऐसा था। अब बेटा मान लो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तो मैंने बोला बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रैंडम मोशन कर ही रहा होगा, बट अब क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फिर निकलेगा, ऐसे जाएगा, समझना, इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, बट यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा बोलो, क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा इस डायरेक्शन में तो इसमें बैटरी एक अपोजिट फोर्स भी तो लगाएगी, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे एग्जैक्ट वो पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। फिर जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट पहुंच पाएगा नहीं, फिर जाएगा एग्जैक्ट पहुंच पाएगा नहीं, पहुंच पाएगा। वो क्या कर देगा, आगे निकल आएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो अब मैं बात करूं, बताओ अब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या, नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या, तो अब हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट अब जीरो होने वाला नहीं। तो अब मैं बैटरी कनेक्शन के बाद पूछूं तो डिस्टेंस कितना होगा, तो सर डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, वो पहले भी जीरो नहीं था। स्पीड, स्पीड जीरो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बोलो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो होगा बेटा, वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो कनेक्शन के बाद वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इसी वेलोसिटी का जो वेलोसिटी आएगी इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, तो याद रखना है सबको, इसको इंडिकेट किया जाता है बेटा वीडी से। किससे इंडिकेट करते हैं हम, वीडी से।
किससे करते हैं? वीडी से। समझ में आ रहा है? तो बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। फॉर्मूला क्या होता है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक ठीक है। बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स की। बताओ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पहले कितनी थी बैटरी कनेक्ट करने से पहले? तो मैं देख सकता हूं सर पहले कितनी थी? 0 थी। बाद में कितनी हो गई है? तो बाद की वेलोसिटी हमारी सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी हो गई है। ठीक। अब बेटा अगर मैं मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं, कौन सा इक्वेशन? मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए, बट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, बोलो जल्दी। तो बेटा F इज इक्वल टू क्यू जितना फोर्स लग रहा है, और मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है हमारा? E। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आएगा, बोलो? E बाई m। समझ में आ रहा है? और याद रखना ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रॉन पर। तो फोर्स किधर लग रहा है बेटा? इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। तो हमारा इसीलिए एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा है हमारा? माइनस। क्यों लिखा है माइनस? क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों के दोनों क्या है? देख सकते हैं क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। इसीलिए तुम्हारे बुक में क्या लिखा होगा? माइनस। बट हम माइनस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या आएगा, बोलो? ई बाई एम। समझ में आ गया सर? एक्सेलरेशन आ गया, बट हमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो v की फॉर्मूला वी डी। यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? ई बाई एम। और बेटा ये जहाँ पे जो टाइम लगा है इस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो क्या लिख दूंगा? टी। तो बोलो वी डी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला याद रखना है कि वी डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ई टाउ बाई एम। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें और को क्या देखना है? तो ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमें पता चल गया सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम होता है। अब ध्यान से सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया? अब हमें क्या क्या पूछा जाएगा? हमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, रिलैक्सेशन टाइम दिया होगा, मास दिया होगा, हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? अब हम ना बेटा एक हम रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं किनके बीच में? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। किसके बीच में? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। शायद नेक्स्ट स्लाइड में होगा, है नहीं? नहीं, चलो। हाँ, तो बात करते हैं बेटा हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं किसके किसके बीच में? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। कैसे? मान लो बेटा ये रहा हमारा एक कोई कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर, ये रहा हमारा एक कंडक्टर है। इसमें मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं बेटा इसकी लेंथ कितनी है हमारी? L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा हमारा? समझ में आ रहा है? ठीक। तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन को एक साइड से दूसरे साइड तक, एक साइड से दूसरे साइड तक जाने में जो टाइम लगता है वो बेटा कितना है हमारा? dt। कितना है? dt। तो बेटा dt, अगर मैं तुमसे यहाँ पे करंट पूछूं तो करंट का फॉर्मूला क्या लिखोगे सब लोग, बोलो? तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बोलूंगा, क्योंकि मैं एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मुझे करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बोलो कि डेल्टा क्यू क्या है? हमारा यहाँ पे चार्ज है। कितना है? चार्ज। कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो बताओ तुम पता कर सकते हो क्या कितना चार्ज इसमें से फ्लो हुआ है? नहीं कर सकते। हमें थोड़ी पता है कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे सर? तो बेटा कंडक्टर के लिए एक चीज डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं स्मॉल एन। क्या बोलते हैं? स्मॉल एन। इस स्मॉल एन को बेटा बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री
इलेक्ट्रॉन पर यूनिट बोलो जल्दी, वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे बोलते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं बेटा एन इज इक्वल टू, ध्यान से रखना, एन इज इक्वल टू, मान लिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कैपिटल एन, क्या बोल देता हूँ, कैपिटल एन। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वी। तो बेटा कैपिटल एन बराबर क्या आएगा, बोलो, एन इंटू वी। व्हाट इज एन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोल सकता हूँ एन, क्यों बोला, क्योंकि बेटा मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। एन यहाँ पे हमने क्या माना है, कैपिटल एन ई। बेटा इस एन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो, स्मॉल एन इंटू ई इंटू स्मॉल एन वी इंटू ई। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ बेटा, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ NaN। अब अगर बेटा मैं यहाँ पे आई के फॉर्मूले में पुट करूँ तो आई का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, बोलो, एन ए एल ई डिवाइड बाई डेल्टा टी। इस एल बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये डी टी क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा इस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, एन, बोलो जल्दी, ए ई। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, वी डी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा यहाँ पे एल, और टाइम कितना लगा है हमारा डी टी। तो बेटा एक फॉर्मूला आ गया हमारा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद रखना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। क्या फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, समझ में आ रहा है। अब इस पे बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मान लो कोई भी नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर हो, कंडक्टर क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। कंडक्टर कैसा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, देख लो, मान लो एक कंडक्टर ऐसा है, यहां से बेटा ऐसे ऐसे करंट बह रही है। तो ध्यान से देखो बेटा, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंडक्टर में ऐसे करंट बह रहा है, तो बताओ कौन सी क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती। तो बेटा वो होती है करंट। करंट कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि याद करो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आगे पढ़ोगे, जितनी करंट यहाँ से आएगी उतनी करंट यहाँ पे जाएगी। तो बेटा जो एक करंट होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ आई कांस्टेंट होता है। बेटा क्या होता है, आई कांस्टेंट होगा। अगर बेटा यहाँ पे आई कांस्टेंट होगा तो बेटा यहाँ पे एन तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, एरिया बदलेगा, ई तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा सर, वो एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोल सकता हूँ, अगर मैं आई की जगह रखूंगा ये वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूँ सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो एरिया के क्या होगा, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एरिया ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम, और अगर एरिया कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलो, ज्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, याद रहेगा, ये याद होना चाहिए बेटा। इसमें हमने एक फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कैसा फॉर्मूला बना सकता हूँ, मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2। तो मुझे पता है जितनी करंट यहाँ से एंटर होगी उतनी करंट यहाँ से इजेक्ट होगी, बाहर होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो, एन ई, या तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अगर बेटा दोनों का आई सेम होगा मैं ऐसा लिख सकता हूँ I1। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा, मैं एंटरिंग के लिए आई एंटर इज इक्वल टू आई एग्जिट लिख सकता हूँ। तो आई को मैं क्या लिखूंगा, एन ई A1 V1 मान लेते, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन ई A2 V2। इससे कट जाएगा तो बेटा क्या आएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। याद करो ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, ये बिल्कुल कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, याद है, बिल्कुल उसी की तरह समझा रहा। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, हमारा करंट निकल गया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, जे और वीडी में रिलेशन। तो बोलो जे का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी,
तो हमें पता है सर जे का फॉर्मूला होता है आई बाई ए, होता है। आई का फॉर्मूला बोलो बेटा एन ई ए वी डी डिवाइड बाय ए से ए कट गया तो बेटा जे बराबर क्या है बोलो एन ई वी डी, लिख सकता हूं। अब बेटा वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या है बोलो ई ई टाउ बाई एम। इसको बेटा यहाँ प्लेस करो तो जे बराबर क्या आएगा बोलो एन ई, यहाँ पे क्या आएगा ई टाउ बाई एम आएगा। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो एन ई स्क्वायर, इस टाउ को इधर लिखो नीचे एम, बेटा यहाँ पे क्या आएगा ई, क्या आएगा ई। बेटा ये जो टर्म होता है ना, ये टर्म इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। तो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है? हमारा कंडक्टिविटी का। किसका फॉर्मूला होता है? हमारा कंडक्टिविटी का। समझ आ रहा है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ बोलो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इसमें एक और चीज आती है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी, जिसको हम किससे दिखाते हैं? रो से। वो जो होता है कि कंडक्टिविटी का क्या होता है? हमारा रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो अगर हमारा सिग्मा ये है तो रजिस्टिविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? तो बेटा मैं लिख सकता हूँ एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बेटा जब मैं इसकी जगह सिग्मा लिखूंगा तो जे इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? हमारा सिग्मा ई। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा, क्यों वेक्टर? क्योंकि करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ बोलो? तो बेटा जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। बेटा इसको हम ऐसे भी बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। समझ में आ गया? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ अगर मान लो पेपर में डेरिवेशन करने को आता है तो हम यहां से लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बेटा हम देखने जाते हैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ये डेरिवेशन नहीं है बट हम प्रूफ कर सकते हैं फॉर्मूले को कि ओम्स लॉ का डेरिवेशन कैसे होता है फॉर्मूले का। तो बेटा ध्यान से देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, बोलो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ओम्स लॉ डेरिवेशन। समझ में आ रहा है? ठीक, बात करते हैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन। बताओ बेटा आई का फॉर्मूला हम थोड़ी देर पहले देखे थे, क्या था? एन ई ए वी, लिख सकता हूं बेटा। तो आई एन ई वी डी का फॉर्मूला बोलो, हमें दिख रहा है वी डी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो ई ई टाउ बाई एम। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। बेटा यहाँ पे क्या आ गया ई क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो कैपेसिटर वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं बेटा V इज इक्वल टू ई डी। सुना है? यहाँ पे D क्या था बेटा? D अगर हम पिछले स्लाइड में देखें तो हमारा D क्या था? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे D क्या है? हमारा L है। इसके बराबर L। तो बोलो इस D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इस D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? बेटा इस D की जगह मैं लिख सकता हूँ L। क्या लिख सकता हूँ? L। तो V इज इक्वल टू ई बाई एल। तो E बराबर क्या होगा बोलो जल्दी? तो इस V को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? E को मैं लिख सकता हूँ V बाई एल, लिख सकता हूँ क्योंकि D की जगह हमारी क्या वैल्यू आएगी? L। तो बेटा यहाँ पे पुट करूंगा तो I बराबर, और इस टर्म को मैंने क्या बोला था? रजिस्टिविटी। क्या बोला था? और रजिस्टिविटी के उल्टा को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। सॉरी, इसको कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के उल्टा को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? सिग्मा ई को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? V बाई एल, लिख सकता हूँ V बाई एल, लिख सकता हूँ। और सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? 1 बाई रो। तो आई बराबर क्या आएगा बोलो? ये आई बराबर क्या आएगा? यहाँ पे ए होगा यहाँ पे बेटा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूंगा क्योंकि एन स्क्वायर बाई टाउ बाई, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? नीचे, ऊपर क्या आएगा हमारा? ए। तो इस सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 बाई रो। यहाँ पे क्या आएगा? वी ए डिवाइड बाई एल। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा।
अगर बेटा अब मेरे को v निकालना है तो इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, इस ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देता हूँ तो क्या आएगा बोलो, रो एल मल्टीप्लाई में ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बेटा क्या आएगा हमारा आई। ये जो टर्म होता है ना बेटा इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो बेटा v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर। क्या लिख सकता हूँ, आई आर। और यही हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ। और यहाँ पे आर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हमारा क्या आएगा बेटा, रो एल बाई ए आएगा। समझ में आ रहा है, हमें पता है ये ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेटा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात किसकी कर रहे हैं, मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी। तो ध्यान से देखो, मोबिलिटी का मतलब इसमें नाम में क्या छुपा है मोबिलिटी में, देखो मोबी का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी। समझ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना मूव कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोबिलिटी। समझ रहा है। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स कितना मूव कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोबिलिटी। देखो डेफिनेशन भी लिखा है, द मोबिलिटी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखा है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा है, लिखा है। तो मैं बोल सकता हूँ मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोमेंट प्लस एबिलिटी। समझ में आ रहा है। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स कितना मूव कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। बेटा जो इसको डिफाइन करते हैं म्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वी डी बाई ई। यहाँ पे वी डी क्या है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ई, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा ई टाउ बाई एम। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो तो म्यू का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई टाउ बाई एम डिवाइड बाई ई से ही कट गया तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ई टाउ बाई एम। समझ में आ रहा है। तो मोबिलिटी का हमारा मेन फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, हमने प्रूफ। समझ में आ रहा है। अब देखो मोबिलिटी में और क्या क्या पूछा जाता है बेटा। मोबिलिटी की यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, यूनिट। तो यूनिट कितनी होती है मोबिलिटी की, तो बेटा हम यूनिट निकालते हैं। तो बोलो इसका क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें पता है सर मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज ई का, ई का क्या होता है बोलो। तो सर ई का अगर हम निकालने जाएं, ई का यूनिट निकालने जाऊं तो मुझे पता है वी बाई एल होता है, वी बाई एल। वी मतलब वोल्टेज, तो बेटा एल का मतलब होता है मीटर। तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो बोलो आंसर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है, ये हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी बात कर लेते हैं। इसके डायमेंशन फॉर्मूला, अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाएं तो बेटा इसका क्या होता है बोलो जल्दी। तो मुझे पता है सर डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स पर यूनिट कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स पर यूनिट कूलम लिख सकता हूँ, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का क्या होता है बेटा M1 L1 T माइनस 2। और चार्ज का क्या होता है बेटा AT। क्या होता है AT। अगर मैं सबको कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखो, ये एल से एल कट जाएगा, कट जाएगा। ये ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा, और ये प्लस ऊपर जाके माइनस, तो क्या होगा M1 होगा बोलो L0 T⁻²। ये हमारा मोबिलिटी का डायमेंशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें मोबिलिटी पता चल गया। तो कभी भी मोबिलिटी अगर पेपर में 2 मार्क्स का लिखने को आएगा तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये डिफाइन कैसे किया जाता है वो, फिर वैल्यू डाल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बना देंगे, फिर हमें यूनिट एंड डायमेंशन लिखना है। समझ में आ रहा है, ठीक बेटा। मोबिलिटी के बाद हमने विद्या गुरु मेरा नाम रोशन करे।